नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू ऐस में। हम देखेंगे जो हिस्ट्री चल रहा है मौर्य काल, तो मौर्य काल को लगातार जारी है। आज इसमें दो महान विभूतियों के बारे में हम बात करेंगे। मौर्य काल, तो दो महान विभूति जिसके बारे में आज हमको बात करना है। एक का नाम है मेगास्थनीज और दूसरे का बात चाणक्य। चाणक्य था कौटिल्य। तो इन दोनों के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं मेगास्थनीज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये कौन था? मेगास्थनीज था राजपूत। किसका राजपूत था? एम्बेसडर। बोलेंगे सेल्यूकस निकेटर का। जो सेल्यूकस निकेटर है उसका एक एम्बेसडर था। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो ये सेल्यूकस निकेटर था अलेक्जेंडर का सेनापति। पुनः अलेक्जेंडर था सिकंदर। जो मेगास्थनीज था किसके राज दरबार में रहता था? राजपूत किसके राज दरबार में बनकर आया था? जो ये एम्बेसडर बन के आया था किसके राज दरबार में? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अब ये आया कहाँ से था ये? इसकी यात्रा देखते हैं। यात्रा, किसकी यात्रा? तो मेघनास्नीज की यात्रा। ये काबुल, काबुल से गांधार, गांधार से पंजाब, पंजाब से होके पाटलिपुत्र की यात्रा किया था। इसने पूरे भारत का भ्रमण नहीं किया। ये आया किस साइड से तो आपको पता है, जो खोतन दर्रा है और खैबर दर्रा। तो खैबर वाले दर्रे से आया, गांधार पंजाब पाटलिपुत्र होके आया था। इसने पूरे भारत का भ्रमण नहीं किया। तो पूरे भारत का भ्रमण इसने नहीं किया था। भ्रमण अर्थात यात्रा। तो जिस क्षेत्र से आया था उस क्षेत्र के समाज को देखते आया था, भारतीय परिवेश को देख रहा था। उसी के आधार पर इसने एक विवरण तैयार किया था, एक रिपोर्ट तैयार किया था। तो रिपोर्ट जो यात्रा वृत्तांत था इसका और पूरा मामला भारत के संदर्भ में, इस रिपोर्ट के आधार पर इसने भारतीय समाज के बारे में, यहाँ शासन प्रशासन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया पूरा डिटेल से। क्या क्या बताया? तो पहले हम मेगास्थनीज को देख रहे हैं, इसी के बारे में बताऊंगा। फिर चाणक्य की बात करूंगा मैं आपसे। लेकिन मेगास्थनीज इसने किस चीज का विवरण दिया था? जो विवरण दिया था इसने किस किस के बारे में? तो सर्वप्रथम बोलेंगे कि पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में, फिर राजमहल के बारे में, पुनः सेना के बारे में, या सैन्य व्यवस्था कैसी थी, सैन्य व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य की। इसके बाद नगर पालिका के बारे में, स्थानीय शासन के बारे में, स्थानीय शासन अर्थात जिला अधिकारी, जिला के बारे में। पुनः इसके बाद यहाँ से इस लाइन को जोड़िएगा कि भारतीय समाज के बारे में, भारतीय समाज के बारे में। पुनः कानून के बारे में एक और लाइन जोड़िए कि कानून कैसा था, कानून व व्यवस्था। तो इतनी सारी जानकारी इसने दिया था। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसमें एक और जोड़ लीजिएगा, केंद्र प्रशासन। जो केंद्र प्रशासन था जिसमें राजा व मंत्रिमंडल, तो राजा व मंत्रिमंडल के बारे में बताया था। तो मेघनास्थनीज के रिपोर्ट के आधार पे एक इतिहास का लेखा जोखा मिलता है मौर्य, मौर्य साम्राज्य का। एक काल है ना कि कला है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्या है? पाटलिपुत्र का एक यूनानी नाम भी था, पालिमबोत्रा। ये यूनानी में इसे पालिमबोत्रा बोलता था मेघनास्थनीज। बोलता है पाटलिपुत्र जो था, गंगा व सोन नदी जो है इसके संगम पे था, गंगा व सोन के संगम पे।
आज भी गंगा सोन के संगम पे है। ये गंगा नदी है, ये सोन नदी है। तो सोन और गंगा नदी के संगम पे ये क्या है, पाटलिपुत्र है। यहीं पे था पाटलिपुत्र। बोलता है पाटलिपुत्र जो था 9.5 मील चौड़ा, वही लंबा, और 11 मील चौड़ा था। ये राजधानी के बारे में बता रहा है। पाटलिपुत्र क्या था, तो बोल रहा है मौर्यों की राजधानी थी पाटलिपुत्र। बहुत ही सुंदर नगर था, उस समय का सबसे बड़ा नगर भी था, जिसका कहना था। पूरा 9.5 मील लंबा है, 11 मील चौड़ा है। जो पाटलिपुत्र था, गंगा और सोन के संगम पे था पाटलिपुत्र। आज भी करंट में आप पटना को देखेंगे तो इन्हीं दोनों नदियों के संगम पे है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, यूनानी नाम पालिम बोथरा था। या आपसे पूछ सकता है यूनानी नाम क्या था, पालिम बोथरा। इसके बाद क्या बता रहा है कि राजमहल कैसा था। तो राजमहल के बारे में देखते हैं, जिसे मैं बता देता हूँ। सेकंड नंबर पे जो राजमहल के बारे में बात कर रहा है कि राजमहल कैसा था, लकड़ी का बना हुआ था। याद करिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजमहल था वो लकड़ी का था, लकड़ी का बना था। महल में बोल रहा है तालाब थे, होना पार्क था। इस पार्क के अंदर में तीतर मोर थे, तो मोर और तीतर थे। फिर बोल रहा है राजमहल में दरबार लगता था, और राजा बैठता था दरबार में। जो राजा था, हेड था। इसके चारों साइड में मंत्रीगण थे। और राजा को सिक्योरिटी देने का काम कौन करता था, सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए विशेष बात करता है ये कि राजा की उस समय जो सुरक्षा थी दरबार के अंदर में, वो महिला सुरक्षा थी, करता थी। जो महिला प्रहरी थी, वेल ट्रेन महिला प्रहरी थी, वो राजा को सिक्योरिटी देती थी। राजा अपने दैनिक काम को छोड़ के, बोलता है, न्याय व्यवस्था का काम करता था। राजा जो था दरबार में आता था। राजा विशेष अवसर पे ही मिलता था। कब, जैसे शिकार करते समय, शिकार के लिए राजा जा रहा है तब लोग देखते थे। कोई भव्य उत्सव महोत्सव हो तब राजा के दर्शन होते थे। और राजा क्या था, दरबार के समय कभी न्याय व्यवस्था का काम आता था तब राजा का मुलाकात लोगों से होता था। अदरवाइज लोग क्या थे, राजा से नहीं मिल पाते थे। तो राजा के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बोल रहा है कि शिकार के समय उसे लोग देख पाते थे, महोत्सव कोई हो रहता, और न्याय व्यवस्था के समय इसको देखा जाता था। पुनः यहाँ पे केंद्र प्रशासन की बात करता है। एक मिनट। केंद्र प्रशासन में क्या था आपका, राजा था। तो राजा के बारे में मेगना स्पीच क्या बोलता है, वो राजा के बारे में मेगना स्पीच बोलता है, राजा जो था मेहनती था, राजा ईमानदार था। राजा मेहनती था, ईमानदार था। राजा अपने पर्सनल जो आराम था, जैसे राजपाट मिला हुआ था, तो भोग विलास को छोड़ के ये क्या था, दरबार में रहता था और न्याय व्यवस्था का काम करता था। तो व्यक्तिगत आराम को छोड़ के राजा क्या था, एक मेहनती इंसान था, ईमानदार था, और पूरा का पूरा जो कैबिनेट था उसको कंट्रोल में रखता था। ये कहना है मेगना स्नेच का। पुनः बोल रहा है राजा जो था बड़ी संख्या में खुफिया लोगों को रखता था। अब यहाँ देखिएगा फैक्ट बनेगा। जो खुफिया लोगों को नियुक्त करता था ताकि सूचना मिलते रहे राजा को, ये पर्सनल जो खुफिया विभाग था राजा को रिपोर्ट करता था, इसको पर्यवेक्षक बोलता था। अगर पर्यवेक्षक से आप पूछे तो क्या बोलेंगे, खुफिया जासूस थे, गुप्तचर। खुफिया गुप्तचर लोग को नियुक्त करता था राजा, इसको रिपोर्टिंग करते थे शासन प्रशासन लोगों के बारे में पर्सनली। ये कहना था मैग्ना स्मिथ का। तो आपसे पूछता है गुप्तचर को क्या बोलता था मैग्ना स्मिथ, तो पर्यवेक्षक बोलता है। तो ये है। तो आप देख रहे हैं राजमहल कैसा है, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का लकड़ी का, लेकिन उस समय भी इसका सबसे बड़ा महल था। तीतर मोर है, दरबार लगा रहा है। उसके बाद ये है केंद्र प्रशासन है, इसमें राजा सेंटर में था। राजा को मदद करने के लिए मंत्रिमंडल होते थे। मंत्रिमंडल का सलाह लेता था राजा। मंत्रिमंडल जो सलाह देती थी उस सलाह पे विचार विमर्श करता था, फिर अपना डिसीजन देता था राजा।
अब यहाँ पे बात करते हैं हम सैन्य व्यवस्था के बारे में। बताता है कि सेना कैसी थी चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य, इसकी सेना सैन्य व्यवस्था के बारे में मैग्नेस बात करता है। बोलता है 6 लाख सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य की। 6 लाख सेना। अब सेना का डिवीजन कैसे किया इसने? बोला है पैदल सेना थी, पैदल सेना, घुड़सवार, घोड़े वाली, फिर बोल रहा है रथ वाले, फिर बोल रहा है जहाज नाव वाली सेना और विशेष सेना। तो विशेष सेना भी थी इस समय। देखिए 6 लाख सेना थी, पैदल सेना, घुड़सवार, रथ वाली, नाव वाली, विशेष सेना थी। बोल रहा है जो सेना को देखता था एक सैन्य विभाग था, जो राजा के अंडर में था सैन्य विभाग। ये पूरा 6 लाख की सेना को उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख थी। अनुमान भी आप नहीं लगा सकते कितनी विशाल सेना थी। तो सैन्य विभाग था, पूरा सेना को देखता था। इसमें बोल रहे हैं 30 सदस्य वाली, 30 सदस्य थे। इसकी 6 समिति थी। 30 सदस्य का एक सैन्य विभाग था। 6 कमेटियों में बटी थी। प्रत्येक कमेटी में क्या बोलेंगे, 5 सदस्य थे। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य था। 6 कमेटी बनी है, प्रत्येक में 5, 6 पंचे 30। तो एक कमेटी बना लीजिए, एक कमेटी में 5 लोग थे। अब मान लीजिए पैदल सेना को देखने के लिए एक कमेटी है, जो पैदल सेना को पूरा देख रही है, इसमें 5 सदस्य थे। ऐसे करके तो विशेष रूप से सैन्य व्यवस्था मजबूत थी और एक सिस्टमैटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से गठन किया गया था। ये कह रहा है मेग्नाइथनीज, बोल रहा है सेना का नियमित वेतन था। सेना रेगुलर थी, नियमित थी और नियमित वेतन भी था। भाड़े की सेना नहीं थी, नियमित रेगुलर सेना, जैसे आज के डेट में नियमित वेतन दिया जाता था। नियमित वेतन दिया जाता था। फिर बोल रहा है रथ वाले, 4 रथ वाली भी सवारी होते थे। 4 रथ, सॉरी, एक ही रथ था, 4 घोड़े वाली। एक रथ 4 घोड़े वाली। तो एक रथ है जिसमें 4 घोड़े हैं और इसमें बोल रहा है 2 सेनापति रहते हैं। ये निगरानी करते थे, सेना की भाग दौड़ देखते थे। तो रथों का तो विशेष महत्व था, घोड़े का भी विशेष महत्व था सेना को मजबूत करने में। तो सैन्य व्यवस्था के बारे में मैग्नेस पूरा विस्तार पूर्वक बता रहा है। अब यहाँ जो है नगर पालिका देखिए, उस समय नगर पालिका कब, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की नगर पालिका एकदम सुंदर चमकता हुआ था। आज के डेट में शायद ही कोई नगर निगम चमकता साफ सुथरा दिखाई देगा आपको, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में नगर पालिका थी। नगर पालिका शासन। तो नगर पालिका मैग्नेस इसका वर्णन करता है, पाटलिपुत्र में थी। और पाटलिपुत्र था, नगर पालिका के अधिकारी को बोलता है, जो अधिकारी गण थे नगर पालिका के, उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल करता है, यूनानी शब्द है। अधिकारियों को क्या बोलता है मैग्नेस, नगर पालिका को देखने के लिए अधिकारी गण थे, क्योंकि नगर पालिका बहुत साफ सुथरा थी, डेकोरेटेड थी, व्यवस्थित थी। तो इसके लिए विशेष अधिकारी, अधिकारियों की एक फौज थी। उस अधिकारियों को ये बोलता है अस्तनोमोई। ये याद कर लीजिएगा, अस्तनोमोई क्या था, अधिकारी था। कौन सा अधिकारी था, नगर पालिका का अधिकारी। ठीक है, अस्तनोमोई। अब बोल रहा है नगर पालिका का प्रशासन। अब यहाँ प्रशासन नगर पालिका का बोल रहा है, इसको भी 30 सदस्य देखते थे। 30 सदस्य वाला प्रशासनिक व्यवस्था था। ये 6 कमेटी थी। प्रत्येक कमेटी में कितने सदस्य होंगे, 5 सदस्य। तो प्रत्येक में 5-5 सदस्य थे। अब पाँच 5-5 मेंबर वाली 6 कमेटी थी। हर कमेटी में 5 मेंबर, तो 6 पंचे 30 हो जाता है। अब एक कमेटी किस चीज़ के लिए थी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कमेटी अलग अलग थी, जैसे व्यापार वाणिज्य के लिए, व्यापार व वाणिज्य को देखती थी। एक सेल टैक्स को देखती थी। आज के डेट में भी टैक्स लगते हैं। एक जन्म और मृत्यु, जन्म व मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करने वाली। मैं बता रहा हूँ इसका भी डिटेल से आपको। इसके
बाद एक और कमेटी थी, विदेशी कोई आ जाए अगर, जो विदेशी थे उस पर निगरानी के लिए। एक औद्योगिक वस्तु को बेचना है तो जो औद्योगिक वस्तु है, नई वस्तु पुरानी वस्तु में अंतर करना एक शिल्पकार के लिए। देखिए 1 2 और 2 4 6 हो गए। सबसे पहले समझिए कि व्यापार और वाणिज्य कोई वस्तु बेच रहा है तो उसके लिए नियम कानून देखने के लिए एक कमेटी है, उसमें 5 सदस्य वो देखते थे। सेल टैक्स है, सेल टैक्स की प्रॉपर सेल टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं व्यापारी वाणिज्य लोग। तो सेल टैक्स, उस समय सेल टैक्स चोरी करने वाले को बोलता है मृत्यु दंड दिया जाता था। अगर कोई सेल टैक्स चोरी कर रहा है सामान पे तो उस व्यापारी को मृत्यु दंड तक दिया जाता था। जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करने में नगर पालिका में कोई जन्म लिया, किसी की डेथ हुई तो उसके लिए अलग से कमेटी था, वो कमेटी रजिस्ट्रेशन कर देती थी। विदेशियों पे निगरानी करने के लिए कोई विदेशी आगंतुक आ गया मान लेते हैं, उस समय ईरान के ही लोग आते होंगे, श्रीलंका नेपाल के, तो उस पर निगरानी करने के लिए विशेष कमेटी थी। कोई मर जाए विदेशी बीमारी उमारी से तो उसको जलाने के लिए, दफन करने के लिए कमेटी विशेष थी, ताकि कोई बीमारी उमारी से, हैजा वजह से मर रहा था तो कोई नगर में हैजा ना फैले, तो इसके लिए नगर पालिका का विशेष प्रशासनिक रहता था, वो कमेटी देख रही थी। कोई औद्योगिक वस्तु है कि नई वस्तु बेच रहा है कि नहीं, पुरानी वस्तु है कि नहीं, नई वस्तु को अलग बेचना है, पुरानी वस्तु को अलग बेचना है, औद्योगिक वस्तु उस कैटेगरी में आते थे। शिल्पकार था, शिल्पकार को फुल प्रोटेक्शन प्राप्त था, राजा का संरक्षण प्राप्त था। शिल्पकार को कोई अगर परेशान करता था तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। शिल्पकार के कार्यों में बाधा पहुंचाने में मृत्यु दंड दिया जाता था। तो आप 6 कमेटी ऐसे बता देंगे कि प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत थी नगर पालिका का। क्यों? क्योंकि कमेटी के द्वारा थी, एकदम कमेटी खूब निगरानी कर रही थी, मामले को देखती थी, हर चीज को। तो ये हो गया आपका नगर पालिका से संबंधित। अब यहाँ पे बात करते हैं हम, जिलाधिकारी का भी बात किया ये। जिलाधिकारी के लिए देखिए यहाँ पे नगर पालिका अधिकारी के लिए अस्तोनमोई है। अगर आपसे जिलाधिकारी पूछे, जिला अधिकारी, ये भी अलग अलग काम देखता होगा खनिज का, तो जिलाधिकारी के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करता है अग्रोनोमोई। अग्रोनोमोई याद करिए, नोमोई, नोमोई तो इसमें भी है लेकिन इसमें अस्त है, इसमें अग्रो, अग्रो, तो अग्रोनोमोई ये जिलाधिकारी को बोलता है। इसका काम खनिज था, कृषि, रोड, सड़क, ये सबको देखना था जिले के अंदर में। बहुत सारे काम थे जिलाधिकारी के, तो इन कामों को जिलाधिकारी देखता था। इसके बारे में मेघना स्मिथ उल्लेख करता है। फिर मेघना स्मिथ उल्लेख किस चीज का करता है? मेघना स्मिथ जब समाज के बारे में बताता है कि भारतीय समाज, ये क्वेश्चन कई पूछता है कि भारतीय समाज 7 वर्गों में बटा था, 7 वर्गों में बटा था। देखिएगा यहाँ पे मैं लाइन से नाम लिखता हूँ कि कौन कौन से वर्ग थे भारतीय समाज में। जाति का बात नहीं कर रहा है, न उस वर्ग का जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, ये बल्कि अलग इसको वर्ग लगा था। क्योंकि आया था जो आपका काबुल पंजाब से, पूरा भारत का भ्रमण नहीं किया था, सही तरीके से भारत की भाषा रीति रिवाज को नहीं समझ पाता था, फलस्वरूप इसने 7 वर्ग बनाया। तो कौन कौन से 7 वर्ग में बांटा भारतीय समाज को? सबसे पहले दार्शनिकों को, दार्शनिक वर्ग थे जिसमें ब्राह्मण साधु थे, ब्राह्मण साधु एक वर्ग हो गया। दूसरे वर्ग में इसने सेना के अधिकारियों को रखा, ये सेना को रखा। तीसरा में अधिकारियों को रखा, अधिकारियों को रखा। चौथे में इसने क्या किया, तो जो शिकारी होते हैं, जंगलों उंगलों में घूमते हैं, शिकारियों, गड़ेड़ियों, गड़ेड़ियों, शिकार उकार करने वाले लोग होते हैं, वो जंगल उंगल में जो भी घूमते हैं आपका, उनको रखा, जंगलों में घूमने वाले। पुनः एक वर्ग में रखता है ये किसानों को, और इसके बाद एक वर्ग में मंत्रीगण को रखता है। देखिएगा यहाँ पे दार्शनिक, सेना, अधिकारी, शिकारी, किसान और मंत्रीगण।
तो यहाँ पे अधिकारियों का क्या है, दो वर्ग रखा था ये, कि अधिकारी का जूनियर अधिकारी, सीनियर अधिकारी। इस तरीके से कुल मिला के इसने भारतीय समाज को क्या किया है आपका, 7 वर्गों में बांटा है। तो कई पूछता है मेघना इसने इसने भारतीय समाज को कितने वर्ग में बांटा था, तो आप बोलेंगे 7। फिर बोलेगा कौन सा वर्ग इसमें से नहीं है, तो ऑलमोस्ट सभी हैं, किसान भी शामिल है, मंत्रीगण भी शामिल है, अधिकारी भी, सेना, वाणिज्य, शिकार, गृहिणी, सभी ऑलमोस्ट सब शामिल है। लेकिन जाति शामिल नहीं है, मेघना इसने जाति को समझ ही नहीं पाया था। जाति और वर्ग जो उसमें भारतीय समाज के अंग बन चुके थे, ये अभी कानून और व्यवस्था की बात करता है, फिर इसकी कुछ आलोचना भी करेंगे। पहले कानून व्यवस्था देख लेते हैं, कानून व्यवस्था के बारे में क्या बताता है ये। देखिए, कानून और व्यवस्था के बारे में बात करता है कि दंड विधान बहुत ही मजबूत, कठोर था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का कानून था, दंड विधान बहुत ही मजबूत था, मृत्युदंड की व्यवस्था थी। ठीक है, क्या बोलेंगे आप, सॉरी, मृत्युदंड की व्यवस्था थी। साथ साथ में बोल रहा है, अगर कोई गलत साक्ष्य दे दे, कोई गलत प्रूफ दे दे, तो मान लेते हैं उस समय, तो गलत प्रूफ के लिए क्या होता था, गलत प्रूफ के लिए अंग भंग कर दिए जाते थे, अंग भंग कर दिए जाते थे। चोरी पे भी अंग भंग किया कर दिया जाता था। तो जिसका सामान है, मान लेते हैं, बोलता है मेघना स्टोनीज कि अगर कोई पेड़ से फल गिर जाए, पेड़ है, पेड़ से कोई फल गिर रहा है, जैसे आम का पेड़ है, आम के पेड़ से फल गिर जाए, तो उसका सिर्फ मालिक ही इसे उठाएगा और कोई नहीं उठा सकता है। तो पूरा तरीके से सुरक्षित क्षेत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का, समाज में शांति व्यवस्था थी। और बोलता है दास व्यवस्था नहीं थी, दास व्यवस्था भारतीय समाज में नहीं थी। यूनान में उस समय दास व्यवस्था चलती थी, यूनान में, लेकिन भारत में इसको दास व्यवस्था नजर नहीं आया। अब इसका आलोचना देखते हैं कि मेघना स्मिथ ने ऐसा रिपोर्ट तैयार किया था, जातिवाद के बारे में बताया नहीं और परंपरा के बारे में भी नहीं बताया, क्योंकि इसको समझ नहीं आते थे। तो आलोचना में क्या लिखे, थोड़ा सा आलोचना लिखिए कि ये भारत की जो परंपरा थी उसको समझ नहीं पाया, भाषा, रीति रिवाज को नहीं समझ पाया, जाति व्यवस्था को ही नहीं समझ पाया, जाति व्यवस्था को समझ नहीं पाया। साथ में इसने क्या किया था, परंपरा नहीं समझ पाया, जाति रीति रिवाज इसको समझ नहीं आते थे, जाति व्यवस्था को नहीं समझ पाया। इसके बाद इसने पूरा भारत का भ्रमण नहीं किया था, पूरे भारत की भी यात्रा नहीं की थी। इसने जहाँ तक की यात्रा की थी, जैसे पंजाब, उत्तरी भारत की यात्रा की थी, तो उत्तरी भारत के बारे में इसने विवरण दिया, दक्षिण भारत के बारे में नहीं बता पाया। दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत क्या व्यवस्था थी, क्योंकि गया नहीं था, पूरा इंडिया तो घुमा नहीं है। तो इस आधार पर इसने रिपोर्ट दिया। फिर भी जिस रिपोर्ट जो दिया उसके आधार पे एक इतिहास का साक्ष्य मिलता है, और महान इतिहासकारों में इसका नाम शामिल हो गया, अमर हो गया, ये मेघना स्मिथ। अब बात करेंगे हम चाणक्य का। मेघना स्मिथ की पुस्तक का क्या नाम था, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कमेंट्स में बताइएगा आप लोग, मेघना स्मिथ की पुस्तक का क्या नाम था। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ चाणक्य का। चाणक्य, देखिए है कौन चाणक्य, उस समय जब तीसरी शताब्दी बीसी चल रहा था आपका, तो जब विश्व में अंधकार में था, उस समय का महान राजनीतिक, कूटनीतिक, डिप्लोमेट, ये समकालीन, आप समझिए प्लेटो और अरस्तू का, प्लेटो व अरस्तू, ये दोनों महान राजनीतिक शास्त्री थे। कहाँ के थे, यूनान के थे, उन्हीं का लगभग समकालीन है। तो भारत में चाणक्य था, एक शायद यूनान में प्लेटो सुकरात का काल था, तो भारत में चाणक्य का काल था। अब क्या था, चाणक्य देखिएगा, इसका मूल नाम था, मूल जो नाम है इसका, वो बोलेंगे विष्णुगुप्त था।
विष्णुगुप्त। क्या नाम है? मूल मूल नाम है इसका विष्णुगुप्त। जो चाणक्य बोलते हैं, इसका दूसरा नाम चाणक्य बताता है। जो था चाणक्य का पुत्र था, अर्थात चाणक्य जिसके पिता का नाम था तो चाणक्य कहलाया। पिता का नाम चाणक्य, उसके नाम पे चाणक्य कहलाया। इसका तीसरा नाम भी है कौटिल्य, इसको बोलते हैं कुटिल गोत्र का था। कुटिल गोत्र का था, बिहार का निवासी था। मूल नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य अर्थात चाणक्य का पुत्र, पिता चाणक्य का, कौटिल कुटिल गोत्र का था। ये है इसका। उस समय राजनीतिक इतिहास पे इसने किताब लिखा था। उस किताब का नाम क्या था? तो किताब का नाम बोलेंगे अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र था, किताब का नाम था। किताब का क्या नाम बोलेंगे? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र किस चीज की पुस्तक है? अर्थशास्त्र राजनीतिक के बारे में है, न कि इकोनॉमिक्स के बारे में। ये पूछता है आपसे, नाम देखिए अर्थशास्त्र, लगता है इकोनॉमिक्स, बट पॉलिटिक्स के बारे में है। अब यहाँ देखते हैं अर्थशास्त्र के बारे में, किताब के बारे में, जिसका भी कुछ फैक्ट है बोलेंगे। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में बटा है। 15 अधिकरण या 15 किताब बोलिए। मान लिए 15 किताब है। 15 किताब में 150 अध्याय है। क्या बोलेंगे? 15 किताब है, अध्याय 150 अध्याय है, 180 प्रकरण मामले हैं और 6000 श्लोक है। सब संस्कृत में है, ए टू जेड। क्या है? अर्थशास्त्र बटा है, किताब का नाम है अर्थशास्त्र। समझ लीजिए 15 किताब है, 15 अधिकरण, 150 अध्याय, 180 प्रकरण और 6000 श्लोक है। किस बारे में है किताब? राजनीतिक के बारे में, राजनीतिक सभी क्या क्या है भाग। जैसे अगर इसको करना है किताब किस बारे में है, विषय की विषय वस्तु क्या है बुक की, किताब की, तो आप बोलेंगे राजा के बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में। राजा मंत्रिमंडल इन दोनों का ट्रेनिंग कैसे होगा, कौन व्यक्ति होंगे, क्या इसकी क्वालिटी होगी, तो इसके बारे में। पुनः न्यायिक व्यवस्था कैसी होगी, जस्टिस कैसे होंगे, दंड विधान कैसे होंगे, कानून कैसी होगी, अपराध के बारे में, तो न्याय व्यवस्था कैसी है, कैसी होनी चाहिए, दंड कौन कौन से दंड होने चाहिए, कानून कैसी होनी चाहिए, अपराध के लिए सजा कैसे मिलनी चाहिए, मृत्यु दंड के बारे में बताता है, मृत्यु दंड का प्रोविजन प्रावधान क्या हो। अभी है, बहुत सारे मामले हैं इसमें। क्या क्या? तो देखिए, प्राकृतिक आपदा के बारे में बताता है कि प्राकृतिक आपदा में कैसे किया जाए। इसके साथ साथ में क्या है, तो अगर सेना विजयी करती है किसी क्षेत्र को, तो उसको हारे हुए के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। हारे के साथ क्या व्यवहार करे राजा। कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है युद्ध में, तो जो सेना विजयी हो रही है उसको हारने वाले के साथ कैसे करना चाहिए। इसके बाद वो रहा है विदेश नीति कैसी हो। विदेश नीति कैसी हो, तो इनके अर्थशास्त्र में बहुत का उल्लेख है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्या है चाणक्य के बारे में, तो चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत, यहाँ ध्यान दीजिएगा, राज के सप्तांग सिद्धांत। राज के सप्तांग सिद्धांत है, किसका है? बोलेंगे चाणक्य का है। चाणक्य ने राज के सात सप्तांग अर्थात 7 अंग के बारे में बताया है। जो सप्तांग है 7 अंग, 7 अंग। 7 अंग कौन कौन से हैं? राज का मतलब देश, एक है राजा, फर्स्ट अंग है। सेकेंड नंबर पे है मंत्रीगण, कैबिनेट, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल जो कैबिनेट है राजा का। थर्ड नंबर पे बोल रहा है क्षेत्र हो, जनपद, अर्थात राजा का क्षेत्र कितना बड़ा क्षेत्र है।
फिर बोल रहे हैं राजा के पास सेना हो, राजा के पास किला हो, राजा के पास कोष हो, और उसके बाद मित्र हो, फ्रेंड हो। देखिए 7 अंग हो गए। एक राज को जीतने के लिए, एक राज को बने रहने के लिए, एक राज को सरवाइव करने के लिए, एक राज को मजबूती से बने रहने के लिए 7 चीजों की जरूरत पड़ती है। ये कहना है चाणक्य का। चाणक्य अपने डिप्लोमेट कूटनीति के लिए प्रसिद्ध थे। तो राजा, मंत्रिमंडल, जनपद, सेना। जनपद मतलब क्षेत्र कि कहाँ तक शासन हो, किला, कोष, मित्र। कोष मतलब पैसा, फंड। तो एक राज के पास ऐसा हो, इसमें से एक भी नहीं रहेगा तो राज कमजोर हो जाएगी और दूसरा राज इसे विजयी कर लेगा। जो चाणक्य है अपने कूटनीति के लिए जाने जाते हैं। कूटनीति अर्थात चक्रव्यूह के लिए। यही चक्रव्यूह है जिसमें नंद शासक फंस गया था। नंद वंश का जो विनाश किए, तो किसने किया नंद वंश का विनाश? बोलेंगे चाणक्य ने। चाणक्य की चक्रव्यूह में नंद वंश का शासक घननंद फंस गया और मारा गया। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। यही चंद्रगुप्त मौर्य है जो चाणक्य इनके गुरु थे, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इनसे शिक्षा प्राप्त की थी और 25 साल की उम्र में मौर्य वंश का संस्थापक बना। मगध मगध की गद्दी पर बैठ गया था। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य सारा काम चाणक्य की ही पॉलिसी नीति के आधार पर करता था। तो ये चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत है। अब इसकी आलोचना करना होगा आपको कि चाणक्य का क्या आलोचना करेंगे। तो देखिए आलोचना एक आध दो पॉइंट में होगा क्योंकि बहुत बड़े विद्वान थे ये। इनकी जो विदेश नीति है, बहुत सारी नीति आज भी इतनी प्रासंगिक है जो उस समय थी। अगर आज की बात करें हम कि चाणक्य की पॉलिसी कितनी उपयोगी है, तो आज भी उतनी महत्वपूर्ण है जब उस समय थी। विदेश नीति के संबंध में। विदेश नीति, मजबूत राज, कमजोर राज। मजबूत राज, कमजोर राज। पड़ोसियों के साथ, पड़ोसी राज्यों के साथ कैसा व्यवहार हो, ये सब बता रही है। ये बता रहे हैं कल्याण में पैसा कैसे खर्च किया जाए, कल्याण में राज का पैसा लगना चाहिए। सेना का व्यवस्था कैसे किया जाए, चक्रव्यूह की रचना कैसे की जाए, कूटनीति कैसे बनाई जाए। तो सारा मामला तो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इनका उस समय था। बस आलोचना आप करेंगे कि एक आदर्श राज की बात करते हैं। आदर्श राज, एक आदर्श राज हो नहीं सकता है। आदर्श राज अर्थात राम राज। राम राज क्या होता है? सभी लोग शांति से रहे, ईमानदारी से रहे, नैतिकता रहे, कोई भी क्लेश, लड़ाई झगड़ा, संघर्ष न हो। तो आदर्श राज की कल्पना करते हैं चाणक्य, जो कि न तो पहले नहीं थी, ना ही आज होगी, ना ही कभी होगी। संघर्ष कला तो होते ही रहेंगे, युद्ध लड़ाई झगड़ा। तो राम राज्य की बस ये आदर्श राज की बात करते हैं। इसी पॉइंट पे आपको आलोचना करना है थोड़ा सा। बाकी आज के डेट में भी ये सारा इनका उस समय का नीति प्रिंसिपल उपयोगिता जितना आ जाए। बस इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अशोक के अभिलेख, अशोक का शासन प्रशासन के साथ।